गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज के दिन का आगाज हम आज के दिन की मुनासिबत से करेंगे। आज 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर यानी दुनिया भर में जहनी सेहत के दिन के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। जहनी सेहत ये एक ऐसा मसला है जिस पे बात बहुत कम होती है, काम बहुत कम होता है, इसको संजीदगी से देखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता। हालांकि अगर ज़हनी सेहत की हम सभी बात करें जिसमें एंग्जाइटी भी आती है, डिप्रेशन भी आता है। हम स्टैट्स कुछ देख रहे थे कि दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन अफराद, 1 बिलियन पीपल ग्लोबली हम ये बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ अक़साम के जहनी मराइज़ का वो शिकार हैं, उससे वो मुतासर हैं। सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं सेपरेटली, सो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 280 मिलियन अफराद को डिप्रेशन और 264 मिलियन अफराद एंग्जाइटी में मुब्तला हैं। और ये बड़ा नंबर है शुएब जो अभी आपने कोट किया है। और ऑब्वियसली इस बारे में बहुत ज़्यादा आज तक बात नहीं की जा रही होती। काफ़ी हद तक जो हम ये बात कहते हैं ना कि एक चीज़ सेटल हो गई है, आम हो गई है, नॉर्मलाइज हो गई है कि लोग बात करने लगे हैं, थेरेपीज़ की तरफ जाने लगे हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं टैबू समझा जा रहा होता है इस बात को। वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा किसी को बुखार, नज़ला, ज़ुकाम या कोई और बीमारी है तो बीमारी कंसिडर होती है, पर आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेंटल इलनेस अगर आपको किसी भी किस्म की है तो उसको बीमारी में कंसिडर नहीं किया जा रहा होता। लेकिन अवेयरनेस इसीलिए होती है, बात इसीलिए की जा रही होती है ताकि एक चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, स्पेशली उन प्लेटफॉर्म से बात की जाए जहाँ तक रसाई हो सके उन लोगों को जो कि मे बी जिन तक आम तौर पर रसाई नहीं हो पा रही होती चीज़ों की। अच्छा शुएब, जब हम थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर रहे होते हैं उसके बारे में भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली बैकग्राउंड होता है। अक्सर जो हम देख रहे होते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस के लोग होते हैं, जनरेशनल ट्रॉमा को लेकर चल रहे होते हैं, या कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई मामला चल रहा होता है इन फैमिली जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो कि कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हम ऐसा क्यों फील करें, बिकॉज उस पर वो सोचते ही नहीं है, वो उन्हें सोचने दिया जाता ही नहीं है। अगर वो ये जिक्र कर भी दें कि हमें ये इशू है या हम ये फील कर रहे हैं या हमारी प्रोफेशनल लाइफ मुतासर हो रही है, हमारी पर्सनल लाइफ मुतासर हो रही है, ये सोच के जो धारे हैं हम इसमें कहीं बह जाते हैं और जो जहनी गिरें होती हैं वो हमें बहुत तंग करती हैं। इस पर बात नहीं होती, बल्कि कहा जाता है कि नहीं तुम ज़्यादा सोच रहे हो, वहम कर रहे हो, यू आर एन ओवर थिंकर, ये तक कह दिया जाता है। लेकिन उस मसले की जड़ का खात्मा नहीं किया जाता, उसको एड्रेस नहीं किया जाता। सो आज प्रोग्राम में हम आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारे डायनामिक्स, हमारे हालात, हमारी वजूहात, इस सब पर आज हम बात करेंगे। अभी हमें बढ़ना है बहरहाल एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नॉट जस्ट दिस मेंटल हेल्थ, हम कुछ और मौजूद पर भी करेंगे बात। रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर।
एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? एवं ही तो नहीं ना फिर। Crazy for Kurkure. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। वो खवातीन उनको हम यहाँ पर ज़रूर बुलाते हैं जो कि दूसरी खवातीन को एम्पावर कर रही होती हैं, और हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं बड़ी कोशिश कर रही होती हैं कि जो हुनरमंद खवातीन हैं उनके काम को प्रमोट किया जा सके। काम को प्रमोट करने की जब बात आती है तो सोशल मीडिया से बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या ही हो सकता है जहाँ पर आपको इतने ज़्यादा पैसे भी ना लगाने पड़े और आप अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को दिखा सकें। ऐसे ही एक खातून को आज हमने, लड़की को खातून को, आप लड़की ही कहा लड़की है ना, मेहरबानी करें। लड़की को आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि बड़ा मुनफरिद काम कर रही हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका जिसपे जो खवातीन हाथ से हुआ हुआ काम, हैंडीक्राफ्ट, कुछ भी वो क्राफ्ट करती हैं तो वो उन तक पहुंचा सकती हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया तक उनका काम पहुंचाती हैं। और obviously जैसे बिजनेस जनरेट होता है, यानी मकामी दस्तकारी को इंटरनेशनल लेवल पर वो ले जाती हैं। फाइजा दुआ एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल मीडिया कंसल्टेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ग्रेट, लोग दिया जलाते हैं, आपने चिराग जलाया है। बिल्कुल ऐसी बात। कैसे जलाया है? बस मैं जैसे मैंने शुरू किया, मैंने मीडिया पढ़ा और उसके साथ साथ जैसे मैंने एक्सप्लोर किया तो आई गॉट टू नो कि मुझे कल्चर में बहुत शौक है, राइट, एंड मुझे उसमें कुछ करना था। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसमें, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा ब्रांड मिसिंग था जो हमारे ओरिजिनल काम को, आर्टिसंस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। और बस मुझे वो चीज़ हिट की और फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट वी शुड वर्क ऑन इट। और फिर उस पर काम करते करते मैंने बहुत ही चीज़ें एक्सप्लोर की और अपना जो सोशल मीडिया की जो मैंने नॉलेज थी वो इसमें मैंने लगाई है। ओके। एंड मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में फिर मेरा आइडिया सिलेक्ट हुआ। ओके, दैट वाज back in 2024. ओके, Last year. वेरी रिसेंट हुआ Yeah, very है, recent. लास्ट ईयर आपने स्टार्ट किया है। सो क्या हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे लोक विरसा में लोक मेला सजता है वैसे आपने इसका एक डिजिटल वर्जन क्रिएट कर लिया है? बिल्कुल ऐसी बात है। वंडरफुल। और यही आइडिया था। एंड क्योंकि जो यूएस की मार्केट है, देख लें, वो बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत नीड है। एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड ऑन एन एक्सचेंज प्रोग्राम माशाल्लाह। जो कि था ही बिजनेस के बारे में। एंड आई रिप्रेजेंटेड माई कल्चर देयर, रिप्रेजेंटेड माई आर्टिसंस, माई टीम देयर, और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आगे इसमें मज़ीद और काम कर सकती हूँ और इस चीज़ का एक एक है कि एक पोटेंशियल है इसमें, क्या की जा सकता है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बड़ा मुनफरिद भी है ये काम क्योंकि वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका आइडिया बहुत यूनिक होना चाहिए। ऐसा ही है। ऑब्वियसली उसके बाद ही आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और वो सेल होता है। बिल्कुल। और आजकल क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत आप सुन रहे होंगे और अब बिजनेस आइडियाज वो ही आगे जाते हैं जो सस्टेनेबल हैं। और वही उन्हीं का फ्यूचर है जो सस्टेनेबल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फायजा, कितना चलता है ये बिजनेस, थोड़ा सा हमें इसमें बताइएगा क्योंकि स्कोप की भी बात, बहुत सारे लोग अगर कोई और भी शुरू करना चाहते हैं तो वी वुड लाइक टू नो कि कितना ये बिजनेस चल रहा है इस वक्त। इस बिज़नेस के अब बहुत हाइप हो गई है बिकॉज अब हैंडमेड काम का बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत से लोग इस चीज़ पे, इस आइडिया पे और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। और अब मैं बहुत मुझे खुशी होती है क्योंकि इसमें अब बहुत इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। पहले हमारे आर्टिसंस को सही पे नहीं किया जाता था और उनका काम ले लिया जाता था लेकिन उनको सही पे नहीं किया जाता था। और ये हमने देखा भी है फायजा के फॉर एग्जांपल स्वात में इस्लामपुर की शॉल्स, बिल्कुल, अगर वही हमें यहाँ पर F6 या F7 या कराची की किसी महंगी पोश इलाके की मार्केट में मिले तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उस आर्टिजन को वो पे नहीं किया जा रहा जो कि वो एक्सपेक्ट करता है या वो डिजर्व करता है प्रॉब्ली। सो ये मैंने एक एग्जांपल कोट किया, इट्स नॉट जस्ट के एक शॉल वाला ही मामला, अदरवाइज भी हमने बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स देखे हैं, बहुत से ऐसी दस्तकारियां देखी हैं जो कि इन एक्चुअल में बहुत मेहनत होती है। आप सिंध की रली को ले लें, जितना उस पर मेहनत होती है, जितनी वो महंगी होती है, वो एक आर्टिजन को उसकी वो पेमेंट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बिकॉज़ आर्टिस्ट को भी उसका इतना फायदा नहीं होता, खरीदने बायर को भी मिडिल मैन फायदा ले जाता है, जो है वो फायदा ले। और वहाँ पे असल में आर्टिसंस को अवेयरनेस नहीं दी जा रही कि उनका काम कितना अच्छा और कितना बेहतरीन है। और आप
ये तो हमारी मेन है, जैसे रली हो गई, कवंदी हो गई। कवंदी क्या होती है? कवंदी भी क्विल्ट टाइप ही होती है। Okay. पैच वर्क होता है, Okay. उससे बनी होती है, यू नो, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम यूज करते हैं एंड रिसाइकिल करते हैं उसको। रिसाइकिल करते हैं उसको, पैच वर्क पे बनाते हैं। So, वो कवंदी बेसिकली कोई डेकोरेशन की का आइटम नो, होता इट्स है? अ काइंड ऑफ क्विल्ट, यूज इट Okay. एज अ क्विल्ट। और ये सिंध में हो रहा है? ये सिंध वाली साइड हमें नहीं पता इसके बारे में, कवंदी Exactly. something very पहली unique। दफा सुना। देखिए हमें बहुत खुद से- नहीं पता, तो बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता। बिल्कुल, और यही चीज़ है जो मैं आगे लाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे आर्ट वर्क है जो कि कहीं ना कहीं गुम गया है इन दिस प्रोसेस। और बहुत जो एक जेनेरिक हम सुनते रहते हैं, चलो रली हो गया, अजरक हो गई, देयर इज मोर टू पाकिस्तान, अच्छा, देयर इज मोर टू वो है जो थोड़े से अकड़ा व कंफर्टर सा होता है। नहीं, रली नहीं, कवंदी कवंदी नहीं, इट्स अ वेरी सॉफ्ट क्विल्ट, बिल्कुल ठीक है। क्विल्ट होते हैं, जिसको उसका जो कवर होता है वो पैच वर्क से बना होता सो है। बेसिकली ये उसका कवर होता है, अंदर आप उसमें जो मर्जी आप रुई रुई डालें वो वगैरह नरम ही होगा, डालें, लेकिन you know, हाँ जो जो भी उसका अपनी कवर filling है करे, दैट्स बिल्कुल। कवंदी। फाइन, ये तो हमने वाकई नहीं देखी, मैं भी देखी, हमें पता ना होगा। बिल्कुल। जिस तरह कवंदी, इस तरह और कौन सी ऐसी चीजें जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे आई और उससे इंटरनेशनली उनको एक मार्केट मिली? अभी मैंने मिरर वर्क पे काम करना शुरू Okay. किया है, एंड हमारे मिरर्स हैं जिस पे हमने बहुत प्यारा सा मिरर वर्क किया हुआ है, एंड यू नो बहुत ऐसी और भी चीज़ें हैं ओके, जो चलती हैं और जो प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि जो हम जिस यू नो एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं, वो जो है ना ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि लग्जरी आइटम है, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना पड़ता है कि ये जिसकी डेली यूज utilization में, ज़्यादा हो। यस, प्रैक्टिकल हो, डेली यूज में आ जाए, एंड इट्स मतलब और अच्छी भी लगे, लाइट वेट, बिल्कुल। यस। अच्छा, ऐसे में वो खवातीन एंड नॉट जस्ट खवातीन, कोई भी जो इस काम से मुंसलिक है, बिल्कुल। अपने अपने इलाके का जो इंडिजिनस काम लेकर आगे बढ़ रहा है, इसमें हम देखते हैं कुछ लोग आर्ट से ही जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम देखते हैं कि गोंद से आर्ट वर्क भी करते हैं। ऐसा काम है पाकिस्तान में जो कि अगर हम देखें हमें मालूम होता है कि चाहे खानदान दर खानदान वो काम चला आ रहा होता है, उसे पास ऑन करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई भी आपसे कनेक्ट कैसे होता है, इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कैसे होता है कि अच्छा हम ये काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा काम डिस्प्ले आप करें, दुनिया को दिखाएं, मार्केट से एक्सेसिबल हम हो जाएं, हमें कनेक्ट कराएं आप, तो लोग खुद कैसे कनेक्ट होते हैं आपसे? अभी क्योंकि मैं बहुत स्मॉल लेवल पे काम कर रही Okay. हूँ, तो वर्ड ऑफ माउथ मेरे लिए बहुत काम देता है मुझे। और वैसे भी लोगों को अब काफ़ी सोशल मीडिया की अवेयरनेस है, बहुत लोग हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी अप्रोच करते हैं और कर Right. सकते हैं। और वैसे जो है मुझे अगर कोई एरिया पता चलता है, मतलब सपोज एक आर्टिसन है, उसको पता है कि एक और आर्टिसन है जिसको दूसरा अच्छा काम आता है, तो हम उनके थ्रू भी उनको रीच आउट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके। अच्छा, ऐसे में क्या आप लोगों को गाइड भी करती हैं, ख़वातीन को, या ऐसे इलाकों में जहाँ पर आपको पता है कि फ़ोन तो आ गया, इंटरनेट की सहूलत भी है, लेकिन उनको वो अवेयरनेस या वो नॉलेज नहीं है कि कैसे अपने ही किसी एक आर्ट वर्क को या अपने किसी काम को वो डिस्प्ले कर सकें, अपना ही पेज बना के, अपना ब्रांड खुद बना के। तो आप लोग ट्रेन भी करते हैं, बिकॉज आपका मैं देख रहा था कि आप सोशल मीडिया कंसल्टेंट भी हैं। बिल्कुल मैं हूँ, और मेरा बस यही मकसद है कि उनको ना सिर्फ ये बताया जाए कि उनका हुनर किस तरह सेल कर सकती हैं वो, बल्कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी देना है। ये मैं अभी इस चीज़ पे मैं ये फोकस बहुत कर रही हूँ कि उनको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना, कि वो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकती हैं खुद, और कैसे अपने टैलेंट को वो आगे प्रमोट कर सकती हैं। अच्छा, और देखें ये फाइनेंशियल लिटरेसी की जो आपने बात की इतनी इंपॉर्टेंट है कि Yes. अब खवातीन अगर बिजनेस रन करेंगे उनके बैंक अकाउंट्स होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बैंक अकाउंट्स अभी भी नहीं है, बिजनेस रन कर रही होंगे, लेकिन बैंक अकाउंट अगर हम देख रहे होंगे तो वो या शौहर का होगा, या भाई का होगा, या ऐसे बाप ही। का होगा, हम यही ऐसे देख ही। रहे होते हैं। अब अदरवाइज अपना नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये तो सबसे चैलेंजिंग काम होता है किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, कि बाद में वही खवातीन कह रही होती है कि काम तो हमारा है, लेकिन पैसे तो हमारे पास आ ही नहीं रहे। बिल्कुल। वो फलाने के पत्तों, वो फिर ज़ाहिर है बीच का जो मिडिल मैन हम कहते हैं वो ले जाए, या घर का कोई फर्द ले जाए उसमें से और कुछ परसेंटेज उनको दे, तो वो तो कोई फायदा नहीं होता किसी भी किस्म का। इनफैक्ट अगर पूरे पैसे भी दे रहा है, उसके बावजूद आप जो खुद फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उससे आप जो एम्पावर होते हैं, वो अलग मेरा होता ख्याल है। है वो उसकी एक बिल्कुल अलग ही अलग। बात होती है। अच्छा, इसके अलावा भी जरा बताइएगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सकाफत को मजीद प्रमोट आप करिए, क्या आगे आपने गोल सेट किए हैं, क्या स्टेप्स ले रही हैं? अभी आई एम वर्किंग ऑन माई आउटलेट राइट नाउ, Okay. तो बस उस पर काम चल रहा है, एंड सोशल मीडिया आपको पता है कितनी पावर है उसमें, सो आई एम मेकिंग अ फुल यूज़ ऑफ इट। और क्योंकि मेरा मीडिया बैकग्राउंड है, तो मुझे ये चीज़ है कि मुझे एक नॉलेज है इस चीज़ के बारे में,
तो बस मैं उसको फुल तरीके से यूज़ कर रही हूँ एंड आई फिल्म देम, आई फिल्म द प्रोसेस, जो कि लोगों को बहुत फैसिनेट इंट्रीग करता है, करता है, लोग बड़ा बहुत एंजॉय फैसिनेट करते करता हैं। है। समटाइम्स इट्स वेरी सैटिस्फाइंग। बिल्कुल। कुछ ऐसी वीडियोस Yes. भी होती हैं काम की, बंदा कहता है इट्स सो नाइस टू सी एक्चुअली। Yes. लेकिन आपने कहा फिजिकल स्टोर, व्हाई इज दैट सो? बिकॉज़ आजकल तो हम देखते हैं कि चीजें इतनी बदल रही हैं, लोग कि डिजिटल digitally शिफ्ट ज़्यादा, हो रहे हैं। हाँ। हाँ ठीक है, हाइब्रिड मॉडल आल्सो वर्क सम टाइम, बट अगर ऑलरेडी चीज डिजिटल पे जा रही है तो व्हाई फिजिकल स्टोर? आप रेंट भी देंगे उसका, उसके बिल्स भी आप पे करेंगे, उसको मैनेज भी करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वॉल्व होगी। व्हाई इज दैट सो? बट आई थिंक एक कल्चरल हब होना चाहिए, ठीक Okay. है? जैसे लोग फिर से इज वर्किंग ऑन इट, वो हमेशा से इतने सालों से वो चीज़ है। बिल्कुल। तो मेरा जो ड्रीम है वो भी कुछ इसी तरह का है, यू नो। तो एक फिजिकल मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि Right. जो फॉरेनर्स आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं, वो आके देखें तो वो कितने फैसिनेट ये होंगे। बात भी बहुत अच्छी है। सो ये टूरिज्म के हिसाब से मैंने इस चीज़ को ये देखा है कि- कल्चरल टूरिज्म का एक एस्पेक्ट हो सकता अपने है। बिजनेस तो चले ऑब्वियसली रन करना ही है, जाहिर सी बात है। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप अपने आर्ट के थ्रू, आप सकाफत के थ्रू आप अर्न भी करें और साथ साथ पाकिस्तान को भी आपने माइंड में रखा हुआ है और अपने गोल्स में उसको आपने सेट किया हुआ है। फायजा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में Thank ज्वाइन you so करने के लिए, much. बहुत अच्छा लगा आपसे आज यस एंड मुलाकात ऑल द बेस्ट। करके। इस तरीके से आप इस Good काम को luck. लेकर आगे चल रही हैं, सकाफत को आप प्रमोट कर रही हैं। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? Crazy for Kurkure. तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? Crazy for Kurkure. पाकिस्तान आइडल पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। मतलब आपने होश उड़ा दिया। ये वो सिंगर है अपनी तरफ से कर सकती है और इसको इजाजत है। यार मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूँ। एक से बढ़ के एक, ये कौन लोग हैं? याद क्या मैं अपने घर में बात करता हूँ कि मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन तेरा पैमान। EcoStar TV, your world, your way. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? Crazy for Kurkure. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आ गए हैं वो मेहमान जो बढ़ाएंगे इस शो की शान। नाम है उनका ज़ीशान खान। व्लॉगर हैं, फूड पे भी काम करते हैं, फैशन में भी करते हैं। इतना ज़बरदस्त काम वो करते आ रहे हैं, लोगों को प्रमोट करते आ रहे हैं कि अब उन्होंने सोचा कि बहुत कर ली प्रमोशन, अब अपने आप को प्रमोट करना है, अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। तो उन्होंने अपने ही ब्रांड को, जो कि ऑलरेडी उनका था डिजिटल पे, बट अब उसे वो फिजिकल स्टोर पे लॉन्च कर रहे हैं। तो ज़ीशान खान से कराते हैं आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सफर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि आपकी शर्ट लगा ना सफर जारी है, तो मैंने कहा नहीं, मैं पूछूं सफर। पूछना चाह रही थी, उर्दू वाला सफर है अंग्रेजी वाला सफर है? ये उर्दू वाला सफर आप है। सिंगल है ना? सफर जारी है। हाँ हाँ तो सिंगल। फिर तो उर्दू का फिर सफर उर्दू वाला ही होगा। आगे अंग्रेजी का सफर करने का इरादा कब से है? जब अल्लाह ने चाहा। अच्छा, अब मामला कहाँ तक अल्लाह की पहुंचा अ, करीब ही है। ओके, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके शादी की डेट भी पूछ लें इनकी। असूलन तो बनती है। क्या 2025 आपकी शादी का साल है? मे बी। नहीं, मैं तो maybe। चाहता हूँ कल ही करवा दूँ। कौन नहीं चाहता? ये तो है। लड़की वाले नहीं मान रहे अभी? बस खुद को जरा बिल्ड करने उसके बाद। लड़की वाले माने में? हाँ तकरीबन। तो मतलब मामला पूरा सेट है, उसे फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं अभी, राइट?
ऐसे ही। लेकिन ये तो सफर है ना फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी सफर जारी जारी रहता है, ये भी ना खत्म होने वाला सफर है। ये अंग्रेजी वाला भी हो जाता है लेकिन इट्स अरे अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं ना, तो ऑब्वियसली कभी ज्यादा कभी जिंदगी कम में चलते हैं ना फिर। हाँ वो तो चले। बात बैक टू द टॉपिक, कैसे शुरू किया आपने व्लॉगिंग का सफर? मेरी तो जर्नी बहुत बड़ी है, तकरीबन 8-8.5 साल की है। अच्छा। लेकिन इस व्लॉगिंग में मुझे 3 साल हुए हैं। व्लॉगिंग में आपको 3 साल इससे हुए? पहले कोई मैंने 6-7 कंटेंट चेंज किए, लेकिन बट उसमें वायरल नहीं हुआ। ओके तो अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, हम जरा सुनते भी हैं। 6-7 साल का जो आपका सफर है, 8.5 साल 8.5 साल का, और ये कितनी अच्छी बात देखें, दैट्स व्हाट यू कॉल जर्नी। 6 साल, 7.5 साल, 8.5 साल, वरना हम ये भी देखते हैं कुछ लोगों की अब इतनी उम्र होती है जिसमें वो कहते हैं कि हमारी इतनी जर्नी है, या फॉर दैट मैटर बिल्कुल 1-1.5 साल के काम पे भी वो कहते हैं कि बहुत लंबी जर्नी है। तो आप 8.5 साल, मैं आपको बता दूं कि मैं 6th क्लास में था, मुझे सोशल मीडिया जस्ट वायरल होने का शौक था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मैं पैसे क्लास में। एग्जैक्टली। ओके अच्छा थोड़ा सा बताएं कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिनमें आप फेल हुए और उसके बाद आप व्लॉगिंग, बिकॉज़ हम कभी फेलियर्स के बारे में बात नहीं करते। अच्छा, मैं जो है सबसे पहले जो है एक्टिंग मैंने स्टार्ट की। लाइक उस टाइम पे जो है ना टिकटॉक को बड़ा बुरा समझा जाता था, लाइक सारे नाचने गाने। अभी भी समझा जाता है। अभी भी समझा जाता है एग्जैक्टली। और मुझे कोई बोले कि आप टिकटॉकर, मैं कहता हूँ नो, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, फूड ब्लॉगर हूँ। ठीक है, या तो कंटेंट क्रिएटर मुझे टिकटॉकर ना कहो, क्योंकि टिकटॉकर को जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार टिकटॉकर है तो, बिकॉज ऐप कभी गलत नहीं होती, उस पे अच्छा काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन हाँ दूसरा काम भी बहुत हो रहा है। सो आई थिंक वो उसका यूज जो है वो बहुत अच्छी है, उससे बहुत लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन 80% उसका बुरा यूज है। रील्स हैं, शॉर्ट कॉर्नर, लेकिन बड़ा अच्छा सबीन ने भी कहा कि देखिए ऐप अच्छी या बुरी नहीं होती, आप कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा कंटेंट क्रिएट उस पे कर रहे हैं। बिकॉज़ देखिए वही कंटेंट जो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं रील्स की फॉर्म में, वही हम टिकटॉक पे भी डाल रहे होते हैं। सो इट्स नॉट द ऐप एक्चुअली, इट्स द कंटेंट दैट मैटर्स। यस। और अब आपका जो सफर है उस पे हम दोबारा वापस आते हैं। तो आपने स्टार्ट जब किया टिकटॉक से मुतालिक, क्योंकि वाकई बड़ा दुरुस्त था आपने कहा, जब ये स्नैक वीडियो के नाम से हमने उस वक्त देखा भी कि वाकई उसको नहीं लोगों ने उस तरह एक्सेप्ट भी किया, नहीं किया तो आपने भी स्टार्ट किया, फिर एक्सेप्ट नहीं हुए? नहीं, मैं हालांकि अब इस टिकटॉक से पहले जो है ना, इसका नेम म्यूजिकली था, सॉरी, ठीक है। तो इसका जब नेम चेंज हुआ ना, मैं उस टाइम एंटर हुआ था। ओके, ठीक है। तो मुझे जस्ट शौक था कि यार मैं जो है ना वायरल होना चाहता हूँ, ठीक है, लोग आगे जो है ना मुझसे बातचीत करो, मुझे पहचाने। तो कंटेंट मैंने स्टार्ट किया उस टाइम, वैसे लिपसिंग, फिर उसके बाद एक्टिंग, फिर मैं एक और चीज़, जो ट्रेंड चल रहा था मैं उसके मुताबिक कर ही जा रहा था, पर वायरल नहीं हो रहा था। ठीक है। देन उसके बाद मैंने ट्रांजिशंस वाला किया, जिसमें वो कपड़े वगैरह जो है ना, गेट रेडी विद मी वाला कंटेंट, वो किया। देन उसके बाद एक और ट्रांजिशन जिसमें कपड़े वो एकदम से ठक ठक कपड़े चेंज हो रहे हैं। एग्जैक्टली, सही है। उस वीडियो को शूट करने के लिए खाली मुझे 6-6, 7-7 घंटे लग जाते थे। मेरा छोटा बेबी बैठा हुआ है, ठीक है, इसको यकीन मानिए मैं जो है ना कि यार मेरे जो शॉर्ट्स है ना वो सही लो, जब ये गलत लेता तो मैं इसको लगाता था। ठीक है। तो देन वो हुआ, फिर वो भी नहीं वायरल हुआ। ठीक है। फिर एस्थेटिक वीडियोस की तरफ आया, ठीक है, वो भी नहीं वायरल हुआ। ओके, ठीक है। देन पोएट्री की तरफ आया, ओके, वो भी नहीं वायरल हुआ, नहीं हुआ। मेरा दोस्त था मेरे साथ, ठीक है, इत्तिशाम नाम है उसका, पोएट्री वाली जर्नी में वो मेरे साथ था। उसका अकाउंट वायरल हुआ 2-3 हफ्ते के अंदर, उसके ना 70,000 फॉलोअर हो गए, मिलियंस में उसके व्यूज। मैं जोर लगा रहा हूँ, मेरे मैं आपको बताऊँ ना, मेरे अगर 1000 व्यूज आ जाते थे ना तो मैं खुश हो जाता था कि यार बहुत व्यूज हैं। ठीक है। तो ये भी वायरल नहीं हुआ। देन फिर मैंने एक चैनल को ज्वाइन किया था, उसके उन लोगों के साथ तकरीबन 1-1.5 साल मैंने काम किया। देन फिर कुछ क्लैशेस आए तो वहाँ से क्विट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं वैसे ही स्क्रॉलिंग कर रहा था, मेरे पास ऐसे ही ना रील की फॉर्म में व्लॉग्स वगैरह शो, मैंने कहा यार एडिटिंग मुझे खुद आती है, क्योंकि मैंने जितना कंटेंट बनाया मैं खुद एडिट करता था। ठीक है। और कह रहे ना कि जितने भी एडिटर है ना, ये तो अभी न्यू आए हैं, आईफोन से लेके अब जो कैपकट जितने भी पुराने आए, ठीक है, उन सब पे मैंने एडिटिंग की हुई है। और लाइक आपको पीसी की एडिटिंग मैं फ़ोन में करके दे दूँ। ठीक है। इतनी मज़े की एडिटिंग। किस ऐप पे करते हैं एडिटिंग? मैं इस पहले जब आईफोन, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, आईफोन का ऐप थी आई मूवी के नाम से, वो मैंने यूज़ किया, इन शॉर्ट यूज़ किया। ठीक है। देन उसके बाद एक और बड़ा मज़े का नेम था, वो ऐप यूज़ किया। देन अब कैपकट पे आया हूँ। कैपकट ज़्यादा बेहतर है अभी? अब कैपकट ज़्यादा बेहतर है, और जो आई मूवीज है जो हम
और जिस दौर में मैं यूज़ कर रहा था उसके बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस थे, ठीक है, लेकिन कैपकट आजकल वैसे भी पेड हो गया, ठीक है, तो वो मैंने बाय किया, उससे यूज़ कर रहा हूं। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, कोई भी इजीली उसमें एडिट कर सकता है। और इजी तो है, लेकिन कुछ लोगों को ना उसके फीचर्स नहीं समझ आते। हाँ, वो मेन चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपको लाइक पीसी वाली जो एडोब प्रीमियम, तो मेरे ख्याल है देखिए सीखना भी तो इम्पोर्टेंट है साथ साथ ना, आपकी जर्नी रुकती नहीं है वहाँ पे कि आपके अच्छा आपको 2 क्लिप जोड़ने आ गए तो आप एडिटर बन गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे फीचर्स को यूज करना सीखें ताकि आप अच्छी सी वीडियो निकालें। क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा है अब मार्केट में, अगर आप अच्छी वीडियो नहीं बना रहे, उसको अच्छा शूट नहीं कर रहे, अच्छा एडिट नहीं कर रहे, उसको कैची नहीं कर रहे, उसमें आपकी जो पहले 10-15 सेकंड में आपने उसे कैच नहीं किया ऑडियंस, तो यू आर गॉन, स्क्रॉल कर जाती है ऑडियंस। अब ये भी बड़े मजे की बात की आपने। अब जब हम वीडियो बनाते हैं ना, चाहे बहुत अच्छी हो, पहले 10 सेकंड में जानना वो नहीं कोई देखता। पहले 10 सेकंड अगर व्यूअर ने देख लिया हमारी वीडियो कई बार, पहले 10 सेकंड में वो जान कैसे डाली जाती है? वो जान ऐसे डाली जाती है लाइक कोई, मैं आपको इस प्लेट की मिसाल देता हूँ, ये जो पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक इसके ऊपर मैंने कंटेंट बनाना है, ठीक है, मैं इसकी यूनिकनेस सोचूंगा, ये बना कैसे है, मतलब 2-3 हुक्स ऐसे मैं सोचूंगा जो मैं फर्स्ट में बोलूंगा। आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि यार मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, आपको नहीं पता, ठीक है, आपने ये जगह देखी नहीं है, ठीक है, और मतलब इस तरह के जो है ना, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ना वन लाइन, वो जो वन लाइनर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नो मैटर व्हाट, कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई फैशन जो भी कर रहा है, कुछ भी जॉनरा कोई भी है, अगर आपका हुक अच्छा है ना तो आप वायरल है। कोई आपका सिग्नेचर स्टाइल भी है ज़ीशान? एग्जैक्टली। एंड व्हाट्स दैट सिग्नेचर स्टाइल? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे जो है ना मेरे एक जो फॉलोअर्स मिलते हैं, एक तो मेरी आवाज़ से मुझे लोग पहचानते हैं, ठीक है, अभी तो एज अ नॉर्मल मैं बोलूँ ना, बट मैं वॉइस ओवर में ना थोड़ा जो है ना एक्सेंट डिफरेंट रखता हूँ, क्योंकि मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स में सारे देख रहे थे वो लाइक सेम ही चल रहे थे, ठीक है, मैंने थोड़ी अपनी आवाज़ को, मैंने शुरू में मेरे व्लॉग्स आप देखें वो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, ठीक है, देन उसके बाद मेरी जो वॉइस है ना वो थोड़ी मैंने चेंज की, लाइक मैंने अपना खुद का एक्सेंट चेंज किया, ये नहीं कि वॉइस ओवर को मैंने मॉडिफाई करके देन वो नहीं किया, मैंने खुद अपना किया, और वो एक्सेंट इतना जो है निकल गया, वायरल हो गया कि अब मुझे उससे ही जानते हैं लोग। ओके, हाँ, और मेरा सिग्नेचर 2-3 लाइंस है जो जिससे मुझे अक्सर भी कोई मिलता है ना, मोस्टली उससे ही बुलाते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक तो है मेरा इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों, ठीक है, वाह ये, और एक एंड वाली डायलॉग है, बाकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी और हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है, इसके लिए मुझे फॉलो कर लें कहीं गुम ना हो जाऊं आपसे, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए हम टास्क देते हैं ना आपको, एक टास्क है कि आपने अपने इन योर ओन सिग्नेचर स्टाइल, आपने ये आपका कैमरा और आपने इसमें बताना है जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खान, आप देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। अब चाहे वो इसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी पूरा पाकिस्तान डालें, जो मर्जी करें, तो 1-2 जुमले अगर आपने देने, अभी पहले वाला एक्सेंट था उसमें ये जो, हाँ फॉर श्योर, इन योर ओन यूनिक स्टाइल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। यार लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं आया ना इसके अंदर, क्योंकि ये शो पूरे पाकिस्तान का है। That's lovely. सबसे ज्यादा रीच किस वीडियो पे आई है अब तक? सर मुझे जो है ना सबसे ज्यादा रीच जो है ना ट्रैवल पे मिली है। ट्रैवल पे? मतलब मैं ना मुझे ना इस्लामाबाद लोगों को दिखाने का बड़ा शौक है। मेरे एक फ्रेंड भी है इस्लाम नाम के, इस्लामाबादियन उनका पेज है, ठीक है, मैं उसको बचपन से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट दिन जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, जहनी सेहत का आलमी दिन जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस हवाले से डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं, डायलॉग्स हम देख रहे होते हैं, सॉल्यूशंस निकल रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे होते, ये इन्हीं डेज़ को सेलिब्रेट करते करते हम बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं, लोगों को सेंसिटाइज भी करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और वाकई इसका रुझान हमने बढ़ता हुआ देखा है, बट स्टिल लैक तो हम सब करते हैं, और जब तक बात नहीं करेंगे तो उस गैप को फिल नहीं हम कर पाएंगे। तो हमने मिलकर गैप को भी फिल करना है। जिन इलाकों में अभी भी टैबू है मेंटल हेल्थ,
पे बात करना, या अभी तक अगर वो जहनी सेहत को सेहत ही कंसिडर नहीं कर रहे होते, तो ऑब्वियसली ये वाकई एक तशवीशनाक बात है, जिसमें बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जिंदगी मुतासर हो जाती है सभी लोगों की, प्रोफेशनल लाइफ मुतासर होती है, पर्सनल लाइफ मुतासर होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, आप सफर करते हैं, इट्स नॉट जस्ट यू हु सफर्स अ लॉट, आपकी वजह से पूरी फैमिली, आपके आसपास का माहौल सफर कर रहा होता है। घर में अब मैंने इतनी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पर बाप जो होते हैं वो कभी थेरेपी के लिए नहीं गए हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि बच्चे ये कह रहे होते हैं उनके बारे में कि हमारे फादर बहुत टॉक्सिक हैं। ये वर्ड्स हमने अपनी यंग जनरेशन के मुंह से सुने हैं। अदब, एहतराम, जाहिरी सी बात है वो अपनी जगह पे, हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करते और वो रखना भी चाहिए। इनफैक्ट हमने भी एक दफ़ा इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से टीनेजर्स बैठे हुए थे और वो पिछले टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे, और वो भी एक ठीक बात नहीं है। बट स्टिल ये क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या घर का माहौल हो जाता है कि बच्चे ये कहने पे मजबूर भी हो जाते हैं, और जो घर के सरबराह होते हैं, माँ हो या बाप हो, वो क्यों जनरेशनल ट्रॉमाज आके लेकर चल रहे होते हैं और बच्चों को पता भी नहीं होता उन्हें डिप्रेशन किस चीज़ का है। शुएब, हालात को बाज़-औक़ात इस तरीके के हो जाते हैं, जिस तरह इस मरतबा की थीम भी है कि ईजी एक्सेस होना चाहिए मेंटल हेल्थ का डिज़ास्टर्स की सिचुएशन में। सो हमने वाकई डिज़ास्टर की सिचुएशन देखी और ऐसे में लोगों के घर चले गए, लोगों के माल मवेशी सब कुछ चला गया, जाने चली गई, अपने चले गए, लोगों के रिश्तेदार चले गए, पूरे पूरे ख़ानदान हमने देखा कि वो डूब गए। और ऐसे में जो बच गए उनकी जहनी सेहत क्या होगी और क्या उनकी मेंटल हेल्थ पे काम किया जा रहा है, तो आज इस हवाले से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे नफ्सियात वजिया ज़फ़र विदास, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टू हैव यू वजिया। जहनी सेहत का आलमी दिन और पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट, ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस दिन के मुनासबत से बात करना, जनरली मेंटल हेल्थ पर बात करना। मेंटल हेल्थ पर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे सबीन ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि हम इसको नॉर्मलाइज तभी करते हैं जब हम इस पर बात करते हैं। अगर हम कहें कि एक दिन बात करने से क्या होता है और वो फिर एक दिन करके ही हम कितने अरसे से इस पर बात कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस आ रही है, स्पेशली आजकल की जनरेशन की हम बात करें जेनजी की, उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है और वही सोशल मीडिया के थ्रू आई, इन्हीं डेज़ के थ्रू आई है कि इन टॉपिक पर डिस्कशंस होती हैं। और आपने कहा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो देखिए जो मेंटल हेल्थ का थीम भी है कि उसको एक्सेसिबल होना चाहिए ड्यूरिंग क्राइसिस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरिंग क्राइसिस में जो लोग हैं वो फाइनेंशियल नहीं उसको अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी लोगों को इस पर वर्क करना चाहिए। अब इसमें मैं पहले ऐड करना चाहूँगी कि क्या नुकसानात होते हैं। नंबर 1, मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं रहती, सुसाइड का रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है, फैमिली डायनामिक ज़्यादा ख़राब होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं कि जो बेगर हैं, लोग मांगने की हद तक आ जाते हैं, सोसाइटी में चोरियां ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर और इन प्राइवेट लेवल पर दोनों में बात करूंगी कि वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम जब हम अपना रोल प्ले नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं माशरा ख़राब हो रहा है, माशरे में लोग भीख मांगना ज़्यादा शुरू हो गए हैं, चोरी करना स्टार्ट हो गए हैं, जबकि हम नहीं देख रहे कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब हम ये कोर्स कर रहे थे तो हमें ओथ दिया जाता है कि हम अगर 10 क्लाइंट ले रहे हैं तो उनमें से 1-2 को हम उन क्लाइंट्स को भी लेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये ओथ इसलिए होता है कि हम फंक्शनैलिटी रखें सोसाइटी के अंदर, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं। यस, और ये एक्सेसिबिलिटी ना होना सबसे बड़ी रीज़न है। मैं ऐड करूँगी कि स्पेशली बाहर अगर कंट्रीज़ में देखते हैं, यूरोप में ये एक्सेसिबल इतना आसानी से नहीं है, इजी टू एक्सेस नहीं है। लोग कई दफ़ा बाहर के क्लाइंट्स यहाँ आ रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, 3 मंथ्स जो छुट्टियाँ होती हैं सिर्फ सेशंस के लिए बुक कर लेते हैं, ऑक्युपाइड कर लेते हैं अपनी रूटीन को, कि फिर हम बाहर जाएंगे तो हमारे बच्चे को उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं होगी सेशंस की। स्पेशली अडल्ट्स की अवेलेबिलिटी, बच्चों की फिर भी एक्सेसिबल स्कूल में हो जाती है, लेकिन अडल्ट्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो है एक्सेसिबिलिटी के साथ उसको अवेलेबिलिटी इन अ लाइक गुड वे आप उसको फाइनेंशियली अफोर्डेबल करें, ये बहुत मैटर करता है। ऐसे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ पर भी हम देख रहे होते हैं कि एक्सेस होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो ठीक है अफोर्डेबल वो भी ज़रूर बनाएं, बट स्टिल एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, और वो हम नहीं कह सकते कि आप उस
एवरेज कॉस्ट से Service नीचे cost चले भी है। जाएं, Yes, हाँ कि उस कॉस्ट से आप नीचे चले जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली एक सिस्टम जो है वो आपने रन करना होता है। बट एट द सेम टाइम जो लोग सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसे डॉक्टर होंगे, तो ये सिस्टम पे ट्रस्ट करना सीखें। आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी जहनी सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट करके उन डॉक्टर्स के पास जाएं, आपको ईजिली एक्सेसिबल हैं वो तमाम डॉक्टर्स, वो तमाम हॉस्पिटल्स, तो आपको जाना भी चाहिए। ये जो आप एक्सेस की बात करी हैं ये, और जो स्पेशली कॉस्ट की बात करी हैं, वजिया हमने तो देखा है बाहर ममालिक से लोग थेरेपी लेने इधर आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं हमारे जो पाकिस्तानी सेटल में दो पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर करूंगी। जैसे मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स 30+ हैं, वो क्लाइंट है जो बाहर नहीं अफोर्ड कर पा रहे। उनको जब हम यहाँ पे रेशो बताते हैं फाइनेंस, तो वो बड़ा खुश होते हैं कि ये तो किस्म की फ्री है, डॉलर्स में या वहाँ के जो रेट्स हैं बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैं एक और चीज़ जो पाकिस्तानी अवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए शेयर करना चाहूँगी कि जो रेट्स होते हैं वो मिनट्स के हिसाब से इसलिए होते हैं क्योंकि थेरेपिस्ट जो है आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसी थेरेपिस्ट को अगर पर डे 10 क्लाइंट्स या 5 क्लाइंट्स भी मिनिमम लेने हैं तो उन 5 क्लाइंट्स के साथ इन्वॉल्व है। हमारी फील्ड बिल्कुल ये नहीं है कि हम बैठेंगे और आम लोगों की तरह बात सुनिए और उसके बाद हम उस पर वर्क भी करते हैं, होमवर्क होते हैं हमारे, हम अगले सेशन की प्रिपरेशन करते हैं। टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है थेरेपिस्ट की, और उसमें टाइम ड्यूरेशन काउंट होता है। अक्सर लोग कहते हैं पेमेंट ज़्यादा, ड्यूरेशन कोई चेक नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग वो भी हैं जो बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो उस चीज़ में मैं ज़रूर क्वेश्चन करती हूँ। लेकिन अगेन मैं बैक टू इस क्वेश्चन से फिर वापस आती हूँ कि हम एक्सेसिबल कर रहे हैं क्राइसिस में। क्राइसिस के दौरान आपको वो कोस्ट रखनी चाहिए जो आपकी, ऑब्वियसली जो आपने भी बात की कि आप खुद भी अपने आप को डैमेज नहीं करें, और ये ना हो कि 2-3 क्लाइंट्स के बाद या 5-6 क्लाइंट्स के बाद आप ब्रोक में हो जाएं और उसके बाद आप अफोर्ड ही ना कर सकें। तो ये चीज़ भी हम माइंड में रख के उस चीज़ को करते हैं। एक और चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल पे है, वहाँ पे थेरेपिस्ट जो है ना इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से वो रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं पे की जा रही जो वो डिज़र्व करते हैं। तो इस वजह से उनका भी मोराल डाउन होता है। अब दूसरे पार्ट पे हम आ जाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे साइकियाट्रिस्ट। अब डेफिनेटली वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी की इंश्योरिटी रखी जाती है। वो क्लाइंट डायरेक्ट हम मेडिसिन पे स्टार्ट कर देते हैं। जो क्लाइंट बात करके जो फ्लड जो रिलीफ उसको चाहिए बात करके अपनी इमोशंस के एक्सप्रेशन और चैनलाइज करना है, वो मेडिसिन के थ्रू उस पर डिपेंडेंसी डाल देते हैं। हमने वैसे हर जगह ही देखा है मेडिसिन का रुझान। मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम क्या देखें, प्राइवेट और गवर्नमेंट हम क्या देखें, हम ओवरऑल डॉक्टर्स को अगर डिस्कस करें तो ये तो हम शोएब कितना जिक्र करते हैं इस बारे में, हम इतनी बात कर रहे होते हैं कि फॉरेन मेडिसिन ना दिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जहाँ पर जरूरत है तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सपर्ट है वो बेहतर आपको इस हवाले से गाइड ये भी तो होता है ना, जब भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, आई मीन 90-95% वो आपको मेडिसिन दे देगा, बट इफ यू विल गो टू साइकोलॉजिस्ट तो ज़ाहिर है वो मेडिसिन आपको नहीं देगा, वो गुफ्तगू करेगा, आपसे बात करेगा, अंडरस्टैंड करके। जैसा वजह आपने भी कहा कि आप उस पर होमवर्क करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सेशन में उसको उससे निकालते हैं। सो बहुत अच्छा होता है कि आप विदाउट मेडिसिन अपनी उस सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं। वजह क्या ऐसे कुछ सवाल भी हैं जो कि अगर हम इस वक्त फ़ौरन से कर सकें, जो कि सवाल मुझसे सबीन से भी हो सकते हैं, जो कि इस वक्त हमारे देखने वालों से भी हो सकते हैं, कि अच्छा ये चंद सवाल हैं जो कि आप पूछें और लोग अपने माइंड में उसके आंसर्स देते हैं और उसके एंड पे आप बता सकें कि अच्छा अगर उनके जवाब इस तरह से आए हैं देन यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिस तरह हम अक्सर एक सवाल करते हैं कि क्या कभी आपके जहन में खुदकुशी का ख्याल भी आया? अटेम्प्ट नहीं की, दैट्स अनदर थिंग। ख्याल आ जाना भी दैट शोज कि देयर इज अ मेंटल हेल्थ इशू। ये तो एक्सट्रीम भी है ऑब्वियसली, जिस बात करें। हाँ, तो हम अगर एक लाइव इस वक्त अगर हम एक छोटा सा टेस्ट कर सकें जिससे आप मेंटल हेल्थ असेस कर सकें, बेशक मेरी कर लें, आई एम ओके विद दैट। हां, सबीन के कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इससे स्टार्ट करूं कि आपको नींद कैसे आती है, और नींद अगर आती है, इसी क्वेश्चन के अंदर ऐड करूंगी आपको ख्वाब कितने रेगुलर आ रहे हैं और आपको याद रहते हैं और वो ख्वाब आपको डिस्टर्ब करते हैं, राइट? ये क्वेश्चंस हम यहाँ ये चीज़ मोस्टली पूछते हैं। कुछ लोगों को ख्वाब की सूरत में जो हम एनालिसिस करते हैं कि उनके ड्रीम एनालिसिस के थ्रू कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसे जा रही है, क्योंकि कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। फिर भूख, एपिटाइट, या तो आप ओवर ईटिंग कर रही हैं या फिर आप लोग आप खा ही नहीं रही हैं। इसके डाइट के अलावा फिर हम पूछते हैं कि आपकी मोटिवेशन लेवल क्या होती है। क्या ऐसा होता है कि आपको बहुत मुश्किल से काम पे आना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, जब काम पे हैं तो आप बस कह रही मुझे घर जाना है। एक तो नॉर्मली वैसे इंसान को होता है कि मैं जाऊँ, लेकिन डेली इसलिए मैंने पहले मामला खराब है, मैं सीधा सेशन में नहीं जाना। इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि कभी सारे सवालों के जवाब ठीक जा रहे हैं। सवाल के जवाब मैंने क्या देना है सबको बताओ। इसलिए मैंने आंसर स्टार्ट नहीं किया।
ये चीज़ मोटिवेशन जो है ना, पैशन जो है, बहुत ज़्यादा जो है ना आप लूज़ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि डेली ही आपको एफर्ट करनी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी है जाने के लिए। इसके अलावा आपका जो सोशल सर्कल है वो इफेक्ट हो रहा है, आपका लोगों में बैठना घुलना मिलना वो इफेक्ट हो रहा है। आई थिंक जिनका है ही नहीं वो क्या करे। फिर आई थिंक इनकी अपॉइंटमेंट बुक है। मेरा गला रुक जाते हैं, रुक जाते मेरा दिल बंद होता जा रहा है और मेरा गला ये जो इन्होंने सिम्टम बताया ना, दिल बंद होना या एंजाइटी के सिम्टम्स को भी हम ट्रैक करते हैं। शबीन बात सुनो, बात एक सेशन तक नहीं है, ये बड़े लंबे सेशन उन्होंने अपना क्लाइंट बना लिया यहाँ बैठे बैठे। दिल बंद होना तो हमारी फील्ड में बड़ा, हम इसको पकड़ते हैं इस पॉइंट। नहीं, मेरी हार्ट बीट भी तेज हो रही है। ये फिर मुझे लग रहा है या तो ये पक्की क्लाइंट है ये, या पढ़ के आई है कि मुझे क्लाइंट का रोल कैसे लेना है। नहीं, ये देखें, नींद के मुतालिक आज ही सभी ने शो में बात की थी कि आज ही बात की नींद उसकी डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है नींद। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज मैं ऐड करूंगी, कुछ लोगों की नींद इसलिए भी डिस्टर्ब है, वो रील्स देखते रहते हैं, पैटर्न्स उनके खराब बने हैं। कुछ लोग ऐसे उनके पैटर्न्स ठीक हैं, लेकिन वो कोई ऐसी चीज उनकी लाइफ में चल रही है जो डिस्टर्ब कर रही है। कोई बाज़ों का तो होता है कोई चीज डिस्टर्ब भी नहीं करी, कुछ चल भी नहीं रहा, बट आपका माइंड जो है वो हाइपर एक्टिव है, वो सबकॉन्शियसली चीजें चल रही होती हैं। जब आप चीजों को अपने कॉन्शियस में नहीं लाते ना, तो पीछे फिर एक मोटर मशीन चलती रहती है। जेनेरिक जब थॉट्स हो, मतलब आप जेनेरिक सोच रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली चीज नहीं सोच रहे, बट आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा, मुसलसल हाइपर एक्टिव है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यू आर अनएबल टू स्लीप। ये भी देखिए, ये सिम्टम है ना, इसको फिर हम इसलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि आपकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करेगी ये चीज़। अच्छा, मैं इसको सिंपल कर देती हूँ। हर वो बिहेवियर, वो चीज़ जो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल, आपकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर रही है ना, वो नॉर्मल नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया। ये सभी नॉर्मल नहीं है। वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, वो चीज नॉर्मल नहीं है। आप मैं अपने लिए तो नॉर्मल मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब ये नॉर्मल नहीं है पैटर्न में, ये कहना चाह रहा था। ये पैटर्न नॉर्मल नहीं है, ये पैटर्न नॉर्मल नहीं है। तो इस पैटर्न को नॉर्मल कितने सेशंस में किया जा सकता है? इट डिपेंड्स, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये क्वेश्चन अक्सर लोग करते हैं, लेकिन जब तक असेसमेंट नहीं होती, कंसल्टेशन इसलिए 60 मिनट्स की होती है। उन 60 मिनट्स में हम 60 मिनट में सवाल होते हैं, डिटेल सारी थॉरली हम देखते हैं क्लाइंट का सारा बैकग्राउंड, कि शादी कब हुई, कितना अरसा हो गया, क्या चीज है जिसको डिस्टर्ब, शौहर की जॉब रूटीन कैसी है, टाइम इकट्ठा कैसे स्पेंड होता है। अच्छा, यहाँ पे इतनी अच्छी बात की शोएब, थेरेपिस्ट आपकी लाइफ की एक डिटेल ले रहा होता है, तो आपको ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र है ये थेरेपिस्ट नहीं है। शुक्र है आप ये नहीं है थेरेपिस्ट, बिलीव यू ना, इससे क्या थेरेपी, आप शुक्र है आपके पास आना पड़ रहा है। मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ। यू आर, बट यू जज। नहीं, I don't judge. Not at all. लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी में वैसे अनपेड थेरेपिस्ट भी होते हैं, तो शोएब का किरदार थोड़ा सा ऐसा भी है हमारी जिंदगियों में। हम सब एक दूसरे की थेरेपी समाउ कर रहे होते हैं। अच्छे दोस्त जो कहीं और नहीं बोल सकते होते, वो आप अच्छे दोस्तों के सामने बोल रहे होते हैं, तो वेंट आउट कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे वाकई वजह वेंट आउट करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है शोएब, और अक्सर लोग वेंट आउट नहीं करने की वजह से बहुत सारे फिजिकल या ये साइकोलॉजिकल एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और स्पेशली मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो स्पेशली एंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जब वो सेशन के लिए आते हैं, मैंने ओपन करने में 3 सेशन लग जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट करना उनके लिए सबसे बड़ी बिग डील होती है। ठीक है, वजह क्या ये भी होता है कि जिस तरह हमारा काम ऐसा है कि हम रोज नए लोगों से मिल रहे होते हैं, नए मिजाज के लोगों से मिल रहे होते हैं, एक एनवायरनमेंट भी समटाइम्स चैलेंजिंग होता है, समटाइम्स किसी के रवैये, किसी की बात, किसी का अंदाज भी ऐसा होता है कि जिसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, आपको उसके साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि एक एनवायरनमेंट है, दैट्स अ फिक्स्ड एनवायरनमेंट, यू कांट चेंज इट एक्चुअली। आपके नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आपको ज़रा वो करना है। स्पेशली जितने लोग आ रहे होते हैं, आप उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो चाहे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं या कुछ भी, और हर 15 मिनट के बाद आप डिफरेंट लोगों के साथ, आप डिफरेंट एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करें। प्लस आप जब सोशल मीडिया पे डिफरेंट कंटेंट देखते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है हमारा शो भी ऐसा, अदरवाइज भी हमारा इतने अरसे से काम ऐसा है कि हमें अप टू डेट रहना भी है। अगर कोई इशू ऐसा हुआ है सोसाइटी में, तो आप उसको देख भी रहे होते हैं, उस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी आप तक पहुँच रहे होते हैं, आप उसे कंज्यूम समहाउ कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है अपना ओपिनियन आप भले डिफरेंट बना लें, बट आप समहाउ उसे एब्जॉर्ब करें, कंज्यूम कर रहे हैं। सो आई थिंक कि चूंकि हमारी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम थेरेपी लें या सेशंस लें। एग्जैक्टली मैं खुद एज अ थेरेपिस्ट अपनी कितने अरसे से थेरेपी रख रही हूँ, और यू वोंट बिलीव मी, मैंने एज अ थेरेपिस्ट रोल प्ले करने से पहले 2 साल
अपनी इंटर्नशिप किया और एज अ थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी जो है अपनी, क्योंकि देखिए अगर मेरे इशू है हाउ कैन आई हेल्प अदर्स, सही बात है, राइट? अगर मेरे ट्रॉमास हैं हाउ कैन आई हेल्प अदर्स? अगर मेरे फादर की डेथ हुई और मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकली तो मेरे सामने जो क्लाइंट आएगा जिसके फादर की डेथ हुई है तो मैं तो उसके ट्रॉमा को हावी हो जाएगा, मैं ट्रॉमा डंप कर लूंगी अपने ही, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती और वो ट्रस्ट करके मेरे पास आ रहा है। और मैं अक्सर मैं ये चीज़ ऐड करूंगी, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से ऑफेंसिव हो जाते हैं जब मैं कहती हूँ थेरेपी लें, वो समझते हैं मैं शायद कोई टॉन्टिंग वे में कह रही हूँ। ये मुझे ये एक चीज़ है जो पर्सनली भी फेस करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि ज़रूरत है और उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, वो ट्रॉमा की वजह से ऐसी हुई हुई है, तो मैं जब ये चीज़ कहती हूँ बहुत क्लोज वन को भी तो वो ऑफेंसिव चीज़ आ जाती है कि मुझे लगता है हम पागल हैं। हाँ, सही बात है, ये जुमला सुनना मैं ये चीज़ बार बार मेंशन करती हूँ, मैं खुद भी शुरू से थेरेपी ले रही हूँ और आपकी सैनिटी के लिए ज़रूरी है और ये इस चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है आप। और यूजुअली जब लोग थेरेपी के लिए जाते हैं ओपननेस शो करते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं तो उन्हें तब समझ आती है कि हम किसी और ही लाइन पे चल रहे हैं। सही बात ये तो हम है ही नहीं जो हम बन देखिए चुके हैं। फिर वजह इसमें उनकी भी तो गलती नहीं है ना, क्योंकि उनको वही दिख रहा है जो उनके सामने है। वही वाली बात है, जो एक कमरे में हमेशा से बंद है उसे क्या पता रोशनी क्या होती है, तो आप रोशनी दिखाएंगे तो उसे पता लगेगा ना कि रोशनी कितनी प्यारी। नहीं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है ऐसे, हम ना बहुत जज कर रहे होते हैं उन लोगों को कि ये तो ऐसा ही है, ये तो इसी तरह से है, इससे क्या बात करने का फायदा। मतलब हमने देखा है कि हम बड़े हार्श हम हेल्प नहीं करते। मैंने एक चीज ये भी नोट किया कि हम चाहते हैं कि हर कोई ना हमारी पेसिंग पे चले, जो हमने ग्रोथ किया है ना सामने वाला बस हमारी ग्रोथ के इक्वल चले। देखो ना, मैंने भी तो ये किया था। एग्जैक्टली ये चीज़ हर एज रेंज में मैंने नोट किया है या मैंने अपने पे भी इस पे वर्क किया। जब मैं क्लिनिक में मैंने टीम बनाई है तो मैंने इस पे अपने पे वर्क किया कि मैं उनसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी जो काम मैं कर रही हूँ, राइट? अगर मैं कहूँ कि मैंने 8-9 सालों में काम किया और वो 1 साल में करेंगे तो ये मेरी गलती है। तो हम ये चीज़ रखते हैं कि हम फौरन से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला हमारे लेवल पे आ जाए। और ये जो हम कहते हैं ना 5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोग कहते हैं ये 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं, ये वो ग्रोथ वाला पैटर्न होता है। आप ग्रो करते हैं तो फिर आपको कितनी चीज़ों की समझ आना शुरू होती है और फिर आप उन चीज़ों को बेहतर करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपके ही क्वेश्चन से मैं आंसर देना चाहूँगी कि आपने कहा कितनी चीज़ें हम एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मैंने एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन रखा हुआ है कि आपको अपनी सैनिटी को डेली लेवल पे रखने के लिए ना अपना सोशल सर्कल, हेल्दी सोशल सर्कल, एक पर्सनल सोशल सर्कल जरूर रखना चाहिए। बीवी मना करती है ना वो दोस्त, आप बीवी भी सोशल सर्कल में आ सकती है, मना करती है, लेकिन बस घर बैठो। एक दोस्त नहीं इसकी बीवी देख रही है अभी वहाँ पे, जितने स्टेटस लगा रहा होता है आप भी देख रही होंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो कहती हो कि घर बैठो थोड़े टाइम के लिए। एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपकी सैनिटी को रखे बरकरार और आप जो हैं उससे शेयर करें जो आपको जॉब में या जो आपको प्रोफेशनली चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं वो अच्छा नहीं चले वो लाइट नोट मैंने बात की थी, लेकिन देखें अपनी बात अगर मैं करूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मैं बाहर निकलता भी हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मैं वो कर लेता हूँ जो मेरी ख्वाहिश होती है, बिकॉज मैं एडवेंचर की तरफ भी मेरा रुझान होता है, स्पोर्ट्स की तरफ भी होता है, एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। बट आपकी वाइफ अलाउ भी करती है ना? अलाउ ऑफ कोर्स, वो तो शी इज हैप्पी, बट इन हर केस ड्यू टू सम सिचुएशंस वो उस तरह से नहीं कर पा रही होती, वो नहीं निकल पा रही थी बिकॉज जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी हैं कुछ टाइम से। सो ये मैंने नोट किया कि वो उसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई है। अब ज़रा उसमें गाइड मी एंड गाइड हस्बैंड्स लाइक मी, पर्सन्स लाइक मी जो कि ये सिंसियरली चाहते हैं कि वो हेल्प करें बट दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे कांट डू इट, वो क्या करें? शोएब, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, आई रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि रिसेंटली मैंने इन्हीं चीज़ों पे वर्क किया क्लिनिक में और मैं क्योंकि खुद अब मदर हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ, राइट? आपको एज अ हस्बैंड जो है, क्योंकि अक्सर हस्बैंड से मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, सिर्फ एक चीज़ जो मैंने सारी फीमेल्स के साथ जो रिसर्च किया ना वो ये कहती है कि हमें ये मदरहुड से थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, हम फ्रेंड्स के पास जाएं, बेशक 1 घंटे के लिए चले जाए। और इसी चीज़ पे मदर्स को जज कर लिया जाता है कि इनको तो फिक्र ही नहीं है बच्चों की। हाँ, सही बात है। बच्चों से आप मतलब बच्चों के साथ स्पेस देके उनको मदरहुड से बाहर थोड़ा स्टेप आउट करके थोड़ा सा अपनी लाइफ को देखने दें और थोड़ा सा फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने दें। ट्रस्ट मी, आप ये करके देखें, जितने भी हस्बैंड्स हैं उनको खुद डिफरेंस फील होगा अपनी वाइफ के बिहेवियर में। नॉर्मली जो हम गलती कर रहे होते हैं हम ये कहते हैं चलो आउटिंग करने चलते हैं। अब आउटिंग में भी जब कहीं जा रहे हैं, इवन अगर आप 2 दिन स्टे करने भी जा रहे हैं, तो वो जो घर में खातून है ना उसने पैकिंग भी पूरे बच्चों की करनी है, वहाँ जाके भी बच्चों को देखना है, अगर सिकनेस है बच्चों को रास्ते में तो उन्होंने वो भी देखना है।
मतलब उन्होंने थ्रू आउट ट्रिप बच्चों को मैनेज करें जो वो घर में ऑलरेडी कर रही तो थी। फिर ये बेहतर होता है कि बच्चों को भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डालनी है इन एनी केस, क्योंकि ये भी उनकी ग्रूमिंग का पार्ट है। आपको बच्चों को किसी ऐसी जगह पे रखना है कुछ टाइम के लिए जहां पर इवन इफ दे आर अनकंफर्टेबल, क्योंकि आपकी जब वाइफ को आप अलग से लेकर जाएंगे विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शी विल फील मच बेटर, और जब वापस आएंगी तो वो बेहतर, मजीद बेहतर तरीके से इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आप नहीं रिलाई कर रहे बच्चों के सूरत में किसी के ऊपर, सो आप जो आपने बात की फ्रेंड्स के साथ भेजें अपनी वाइफ को, फादर को अपने पास रख लें, बच्चों को बच्चों के टाइम साथ आप दें खुद और- रहें। वो आप अब ये तो नहीं हो सकता दैट यू आर वर्किंग 24 आवर्स, आप ज़ाहिर है यू हैव दैट टाइम, आप उसमें बच्चों के साथ खुद टाइम रहें मैनेजमेंट तो करनी है ना, और आपने ही करनी है क्योंकि इट्स योर फैमिली, क्योंकि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ यू वांट डू इट तो ज़ाहिर है चीज़ें मुतासिर होंगी। और अगर घर का एक फर्द भी मुतासिर होगा तो मैं कहता हूँ सबसे ऊपर वो खातून है घर की, जो घर को चला रही है, जो आपको चला रही है, जो इस सिस्टम को चला रही है। तो अगर वो मुतासिर हो गया, उसकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई है, सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और आप नहीं चाहते कि सिस्टम डिस्टर्ब हो, तो वो थोड़ा सा टाइम दें कि वो अकेले या अपने फ्रेंड्स के साथ अपने किसी भी ऐसे सर्कल में जहां वो कंफर्टेबल है, खुश है, जहां वो टाइम स्पेंड करना चाहती है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा साइड पे छोटी सी ब्रेक उसकी। हाँ, उसमें एक और चीज़ ऐड करूंगी, और ये प्रैक्टिस यूजली करे भी ना लोग तो तब करते हैं जब बच्चे 4-5 साल के हो जाते हैं, तब तक फीमेल को भी उस पैटर्न की आदत हो जाती है, तब चीजें पक्की हो जाती हैं। वो फिर मदर के अलावा कोई रोल प्ले नहीं करती। तो आप स्टार्ट में ही जब उन चीज़ों को करते हैं तो वो उनकी सैनिटी रहती है, वो अपने आप से कनेक्टेड रहती हैं, और वो पूरी नस्ल उन पर, देखिए स्पिरिचुअली भी देखें तो फीमेल का जो है एज अ मदर रोल बहुत ऊपर आता है, और जब वो एज अ मदर रोल नहीं प्ले कर पा रही क्योंकि उनको स्पेस नहीं दी जा रही तो वो पूरी नस्ल खराब होगी। उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो वो कैसे मेंटल हेल्थ अपनी एज अ फैमिली जो लेके चल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे पास जो मदर्स आती हैं उनकी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि इनसे कहें मैं ऊपर वॉक करने चली जाऊंगी, सिर्फ 2 घंटे बच्चों को। सही बात है, कुछ खवातीन वाकई कहती हैं, उनसे पूछे से मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, कहती हैं आप कुछ ना करें, साइड पे हो जाए। That's what I want. आप हट जाए सिर्फ नींद पूरी करने दे, नींद पूरी करने दे, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, फीमेल्स की नींद पूरी नहीं होती, और वो डायरेक्टली फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करती है। उसी नींद पूरी ना होने पे वो सारी जिम्मेदारियां कर रही होती हैं और वो फिर एक पॉइंट आता है कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि भला आप ये कहते हैं वो घर में है, कभी भी रेस्ट कर लेगी, लेकिन वो जो डिस्टर्ब स्लीप है ना कि 2 घंटे सोए पे बच्चे का डायपर चेंज करना है, या बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को स्कूल आप भेजना है, उसका टेक केयर है, आप आ रहे हैं, इन लॉज है, मेहमान है, घर है, सब कुछ तो चला रही है, तो अगर वो डिस्टर्ब है, नींद पूरी उसके नहीं है तो चीजें डिस्टर्ब होंगी। वजह थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज पर बात करते हैं। बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, इसकी अवेयरनेस होना, इसकी एक्सेप्टेंस होना कि इट्स नॉट जस्ट कि वो एक फर्द है या एक रिश्ता जो कि डिस्टर्ब होगा, समहाउ हम सब कहीं ना कहीं पे हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है। सो बहुत जरूरी है कि हम वक्तन फवक्तन उसको हील करते रहें, उस पर काम करते रहें। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। रेस हो जाए? नहीं, अम्मी ने मना किया। ओके। इतना फीका ट्विस्ट आपको चाहिए, लेज़ बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट, टैंगी, स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस से पूरा महीना करो खुल के स्ट्रीम, क्योंकि अब मिले 60 GB डेटा, 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स के साथ फ्री तभी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो स्ट्रीमिंग की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। चाची, चाची, आ गई। मैं आया। आ जाओ सब। खींचो, खींचो। कर दिया दिल पे
के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस से पूरा महीना करो खुल के स्ट्रीम, क्योंकि अब मिले 60 GB डेटा, 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स के साथ फ्री तभी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो स्ट्रीमिंग की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। Israeli masala twist, sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अभी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी मेहमान शख्सियत ने जो शायर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। पाक फ़ौज से वो रिटायर्ड हैं और ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने MA उर्दू और MSc इब्लागियात की डिग्रीज हासिल की। 2014 में वो रिटायर हुए एज लेफ्टिनेंट कर्नल। जो उनका एक शेरी मजमुआ है ख्वाब लहलहाने लगे। इसके अलावा कई और किताबें भी हैं, कुछ तहकीकी किताबें भी हैं। तो आज हम उनके इस सफ़र से मुताल्लिक और जो हम देखते हैं ना कि बुक रीडिंग और उसका शौक़ और फिर अदब की तरफ लगाओ और शेरों की तरफ एक आपकी चाहत का होना, इस पर आज हम उनसे उनकी जर्नी से मुतालिक बात करेंगे। वी हैव विद अस कर्नल रिटायर्ड खालिद मुस्तफ़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया साहब के आने का शुक्रिया। ड्यूरिंग सर्विस मौका मिल जाता है इस तरह डिग्रीज करने का और शौक़ पूरा करने का? बिकॉज हम देखते हैं इट्स वेरी टफ ऑलरेडी जो आपकी सर्विस होती है। जी वो पंजाबी जी कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। सही कहते हैं। तो जिस भी चीज़ का आपको शौक़ है वो तालीम का है, और फ़ौज या बाकी इदारे भी वो आपको पूरे मौके देते हैं इन कामों के लिए। और ये तो वैसे भी एक तालीमी सफ़र जो है वो एक अच्छी बात है। बेशक। तो बिल्कुल जी मौका मिला और सर्विस के दौरान ही ये दोनों डिग्रियां मैंने की, क्योंकि जल्दी फ़ौज में आ गए थे तो पढ़ाई का मौका नहीं मिला और शौक़ भी था, तो फिर सर्विस के दौरान ये चलता रहा। अच्छा, ऐसे में किताब से दोस्ती कब हुई थी? बचपन से ही शौक था? हाँ, किताब से दोस्ती असल में जैसे वो कहते हैं ना, कोई भी तख्लीक़कार होता है तो वो अपना जो भी अपनी तख्लीक का जो मटीरियल है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से कशीद करता है। तो इसी तरह जो बच्चे होते हैं ना जी, वो भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के अपनी शख्सियत साजी करते हैं। तो मैं चूँकि मेरे वालिद साहब जो थे वो टीचर थे और इसके अलावा भी हमारे घर में किताबें बहुत थी। मेरे दादा मेरे परदादा वालमेदीन थे और हमारी जो निजी लाइब्रेरी थी, हमने तो जब आँख खोली शऊर की मंजिल तय की तो सबसे पहले किताबों को देखा और उसमें बहुत पुरानी किताबें, इवन के हाथ से लिखी अरबी और फ़ारसी में किताबें जिन्हें मखतूते कहा जाता है, अच्छा, वो मौजूद थे। और वहाँ से फिर किताब से दोस्ती शुरू हो गई, क्योंकि किताब ही सबसे पहले किताब ही से सबसे पहले आप मिले? जी, सबसे पहले किताब से मिले। तो बहुत पुरानी किताबें वहाँ पे जो भी नापैद हैं वो मैंने देखी और सबसे पहले अल्लामा इकबाल की बांगे दरा हमारे हाथ लगी। तो फिर शायरी की तरफ भी थोड़ा सा शुरू से दिलचस्पी थी। तो बांगे दरा उस वक्त समझ तो नहीं आती आदमी को, मैं कुछ 6ठी 7वीं में होऊंगा, लेकिन ये है कि उस वक्त से फिर किताबों की जो खुशबू है उसने लुत्फ़ देना शुरू कर दिया। सो एक तो किताब और फिर शायरी। अब जिस तरह आपने कहा कि बांगे दरा, तो क्या हम ये समझें कि शेर
शेर व शायरी की तरफ जो आपका एक दरवाज़ा खुला वो अल्लामा इकबाल की वजह से खुला, उनके काम की वजह से खुला? ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, शायरी के अलावा भी बहुत सारे उनकी जिहाद हैं उनकी शख्सियत की। तो अल्लामा को हमने पढ़ा और उनकी शायरी में जो एक रिदम है, जो एक मौसीकियत है, उससे तो लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया हमने। हालांकि उस वक्त समझ तो नहीं आती थी उसके मानी और, लेकिन ये है कि सही कह सकते हैं आप, यही कह सकते हैं कि बिल्कुल अल्लामा इकबाल को जब पहले पढ़ा तो शायरी की तरफ थोड़ी रग़बत शुरू हो गई, शेर कहना और शेर सुनना अच्छा लगा। ऐसे में सर शायरी को समझना, जिस तरह आपने पहली बात की बांगेदर आपको समझ नहीं आती थी, ये किस तरीके से समझना शुरू कर सकते हैं शायरी को नौजवान भी इस वक्त? बिकॉज अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ना समझना ये वाकई मुश्किल काम है। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में भी किताब बीनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मुताला मेरे ख़्याल में सब कुछ आपको सिखा देता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो अगर आप उससे मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो किताब से बेहतर ज़रिया कोई नहीं हो सकता है। वो आपने शायरी सीखनी हो या आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप तालीम व तदरीस में हैं या किसी भी शोबा ज़िंदगी में आप हैं, तो किताब आपको सब कुछ सिखाती है। तो मेरा ख़्याल है कि जो चाहता है कि शायरी की तरफ वो सीखना चाहता है, उरूज़ सीखना चाहता है या जो मीटर होता है जिसे वज़न कहते हैं, तो वो सारा किताबें मौजूद हैं जी, और सीखने के लिए लोग भी मौजूद हैं। तो जिसको शौक होता है वो जिसको शौक होता है, जैसे हमने अपने तौर पे किताबें भी ढूंढ ली और लोग भी ढूंढ लिए, और जब जिस भी चीज़ का आपको शौक है उसकी तरफ आप खुद चले जाते हैं। इन योर केस आपको माहौल ऐसा मिला, ज़रा आपकी फैमिली के अंदर ये रुझान था, आपके घर में किताबें थीं, जिस तरह आपने कहा ना मखतूते कहा ना, जो हाथ से लिखी किताबें होती हैं। मैं आई एम एंजॉइंग एक्चुअली कुछ नए लफ्ज़ से ज़्यादा वो लफ्ज़ जो कि हम नॉर्मली अब नहीं अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे आपने कशीद इस्तेमाल किया, जैसे आपने मौसीकियत की बात की, आपने लताफ़त का जिक्र किया, अभी मखतूते की बात आपने की। ये वो अल्फाज हैं जो कि हम वाकई आम गुफ्तगू में इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। सो आपको माहौल मिला, ये माहौल इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा ये माहौल जो आपको मिला प्रॉब्ली आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसमें शौक और माहौल ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। डू यू थिंक कि बाय बर्थ भी शौक होता है लोगों को कि अच्छा किताब पढ़नी है, ये पढ़ना है? असल में तो ये बाय बर्थ ही होता है, बाद में आप उसको पॉलिश करते हैं। कोई भी शौक है, आपको गाने का शौक है, आपको मुसव्वरी का शौक है, फ़नून लतीफ़ा में जो भी हैं, तो आपके अंदर एक चीज़ होती है, इनबिल्ट होती है, एक इंस्टिंक्ट आपके अंदर होती है। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ ज़राए से आप उसको पॉलिश करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे शायरी से लगाव था, मुझे अदब से लगाव था। तो किताबें तो खैर घर में मिल गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से सीखते हैं, किताब आपको नहीं बताती। तो फिर जो साथ थे स्कूल में, कॉलेज में, उन्होंने रहनुमाई की, तो इस तरीके से फिर हम कुछ ना कुछ बनना शुरू हो गए। पहला शेर कब लिखा, या कब आप कहते हैं ना आमद होती है और फिर आप लिखते हैं, तो पहला शेर कब? कॉलेज के ज़माने में शुरू की बाकायदा शायरी, क्योंकि स्कूल के ज़माने तक तो शायरी हमारे लिए शजर ममनुआ थी। वालिदैन की तरफ से भी ये था कि बेटा पढ़ाई पे तवज्जो दे। तो कॉलेज में जब आदमी पहुंचता है तो फिर उस वक्त पर पुर्जे निकालता है और थोड़ी आज़ादी महसूस करता है। तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल रावलपिंडी में पहुंचा, तो वहाँ पर आके तो हमारे जो उस वक्त के इसातिज़ा थे, बड़े नामी गिरामी इसातिज़ा थे। प्रोफेसर यूसुफ हसन थे, माजिद सदीकी थे, रफ़ीक बेग थे, और अंग्रेज़ी में बिलाल सुबहानी, शौकत साहब, ये सारे अपने ज़माने के चुनीदा लोग थे। तो प्रोफेसर यूसुफ हसन हमें उर्दू पढ़ाया करते थे। तो जब मैंने पहली गज़ल लिखी तो वो मैं इनके पास लेके गया, तो मैंने कहा जी ये मेरी पहली काविश है। तो उन्होंने कहा अगर पहली है तो फिर तो बहुत अच्छी है। तो फिर उन्होंने हौसला अफजाई की। उसके बाद फिर उस वक्त रेडियो एक बहुत बड़ा मीडियम हुआ करता था, तो मैं फिर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में एक मुशायरे में मुझे मौका मिला जाने का, तो उससे भी फिर तहरीक पैदा होती है। फिर वहाँ पे उस वक्त कॉलेज मैगज़ीन जो हुआ करते थे, तो प्रोफेसर यूसुफ हसन चूँकि उसके एडिटर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी शायरी कुछ नज़में गज़लें रिसाले के लिए दें। तो कोसार के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल का वो मैगज़ीन था, तो उसमें मेरी तख्लीक़ात शाया हुई। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों से आपको तहरीक मिलती है, आपके शौक़ में महमेज़ उसको मिलती है। तो इस तरीके से मतलब शौक़ जो था उसको पॉलिश करने वाले भी मिल गए,
और यूसुफ हसन और दीगर जो भी वहाँ पे उर्दू के साथ से उनसे मैंने इक्तिसाब फ़ैज़ किया और कॉलेज के ज़माने में बाकायदा शायरी का आगाज़ हो गया। कुछ उस वक्त मुशायरे भी होते थे, बैनुल-कुलियाती मुशायरे, इंटर कॉलेजेस मुशायरे, उनमें शिरकत की। तो इस तरीके से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो शौक़ था हमारा वो पूरा होता गया। ज़ाहिर पॉलिश भी होती जी हाँ, चीज़ें बिल्कुल। कुछ सुना दें अगर हमें कोई शायरी। नात के चंद शेर आपको सुना देता हूँ कि अल्फाज को जब नात में ढाला शहवाला, अल्फाज को जब नात में ढाला शहवाला, चमका मेरे शेरों में उजाला शहवाला। माशाअल्लाह। और यूं ज़हन को वसत सी मिली ज़िक्र से तेरे, यूं ज़हन को वसत सी मिली ज़िक्र से तेरे, हर बुग़्ज़ व हसद दिल से निकाला शहवाला। और दरकार तेरे रुख की तजल्ली है कि ये दिल, दरकार तेरे रुख की तजल्ली है कि ये दिल, इसियाँ की स्याही से है काला शहवाला। माशाअल्लाह। और यूं टूट के बिखरूंगा तो कुछ भी न बचेगा, यूं टूट के बिखरूंगा तो कुछ भी न बचेगा, गर आपने मुझको न संभाला शहवाला। खालिद भी हूँ महमूद भी हूँ मुस्तफ़वी भी, खालिद भी हूँ महमूद भी हूँ मुस्तफ़वी भी, कोई एक नहीं मेरा हवाला शहवाला। अल्फाज को जब नात में ढाला शहवाला, चमका मेरे शेरों में उजाला शहवाला। बहुत क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। और भी नातिया मजमूए लिखे आपने? जी मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नात की तरफ मेरा रुझान है और नातिया मजमुआ तो अभी शाया नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि एक नातिया मजमुआ आ जाना चाहिए। मैं तसलसल से नात लिखता हूँ। माशाअल्लाह, आप मजमुए की शक्ल में सामने आ भी सकता है। ख्वाब लहलहाने लगे, मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा इस शेरी मजमुए से मुतालिक भी बताइएगा, कब ये आपने मुकम्मल किया, कितना वक्त इसमें लगा? जी मेरी पोस्टिंग जब डेरा इस्माइल ख़ान में थी तो डेरा इस्माइल ख़ान ग़ुलाम मोहम्मद कासर एक बहुत अच्छे शायर थे, टेलीविज़न के लिए ड्रामे भी बहुत सारे पेशावर टेलीविज़न से उन्होंने लिखे। तो उनके शहर में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे कासर अदबी फ़ोरम था, तो कासर अदबी फ़ोरम के दोस्तों के साथ मैं जुड़ा तो वहाँ ज़रा ज़्यादा लिखना पढ़ना शुरू हो गया। तो फिर मेरा 2004 में ये शेरी मजमुआ, इसकी कंपोजिंग वगैरह तो वहीं पे हुई, लेकिन फिर मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में हो गई और हैदराबाद से ये शाया हुआ। ये 2004 की बात है जी, आज से कोई 20-21 साल पहले की। ओके जी जी। तो और उस वक्त इसमें ज़्यादा फोकस क्या किया आपने, अगर कोई शेर की सूरत में हम समझ भी पाएँ कि जॉनरा क्या था उस वक्त इसका? असल में मेरा जो ज़्यादा रुझान है वो गज़ल की तरफ है। ठीक है। और उसमें ज़्यादा गज़लें हैं मेरे शेरी मजमूए में, कुछ नज़में भी हैं छोटी छोटी, लेकिन ज़्यादा गज़ल मैंने कही है। उसमें शुरू में जो भी होता है कि हमद और नात से शुरू किया जाता है, एक हमद है, कुछ नाते हैं और फिर गज़लियात इसमें ज़्यादातर हैं, क्योंकि गज़ल मैं समझता हूँ कि हर शेर एक कहानी होता है और उसमें मुझे ज़्यादा आसानी है और मैं रवानी से लिख पाता हूँ गज़ल। That's right. ओके, तो कोई गज़ल भी अगर हाँ, हमें सुना दें, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा आपसे सुने शायरी आज। जी जी बिल्कुल जी। मैं न कसरत सिपाहा न हथियार देख कर, न कसरत सिपाहा न हथियार देख कर, पसपा हुआ अदू मेरा किरदार देख कर। वाह। और हमारा जो फ़लसफ़ा जंग है उसके बारे में कि तलवार मैंने डाल ली वापस मयान में, तलवार मैंने डाल ली वापस मयान में, रास्ता मुज़ाकरात का हमवार देख कर। और तलवार मेरी रुक गई हुर्मत के पास से, तलवार मेरी रुक गई हुर्मत के पास से, सर पर सजी गनीम के दस्तार देख कर। और दुश्मन ने पेशकदमी अचानक ही रोक ली, दुश्मन ने पेशकदमी अचानक ही रोक ली, बांके सजीले जिस्मों की दीवार देख। वाह कमाल, क्या बात है, बनाना महसूस। और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी की जो फीलिंग्स है ना उनको आपने रिप्रेजेंट कर दिया है इस शेर के अंदर। जी शायर का काम ही यही है जी। हाँ। कि वो जो मुआशरे के दुख हैं उनको भी बयान करता है और उसकी जो खुशियां हैं उनको भी बयान करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खालिद साहब, कितना शायरी में आप कितनी जिद्दत देख रहे हैं, कितनी चेंज आती जा रही है, एडवांसमेंट आ रही है? बिकॉज ऑब्वियसली दौर बदल रहा होता है, तो इस लिहाज से हम देख रहे होते हैं कि अदब में भी क्या तब्दीली आती है? वो जिद्दत की सूरत में आ रही है या तनज़्ज़ुली की सूरत में आ रही है? नहीं, तनज़्ज़ुली तो खैर नहीं है। अच्छा। वी आर वेरी होपफुल और नए जो लिखने वाले हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और
गज़ल में भी नए नए मज़ामीन जो हैं उनको बांधा जा रहा है। मैं इसलिए भी इस बात को जगह जगह पे एडवोकेट करता हूँ कि शायर का एक जो तासुर मुआशरे में बन चुका है वो यही समझा जाता है कि शायर एक मफलूकुल हाल आदमी होता है जिसने इश्क की चोट भी खा रखी होती है और वो नकारा तरीन आदमी होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े शोबों में जो काम कर रहे हैं, और तहकीक वाले से जब बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने बड़े बड़े नाम जो फ़ौज में भी थे, जो शायर थे, जो अदीब थे। तो एनी हाउ तो शायरी जो है ना जी वो उसमें तब्दीलियाँ बिल्कुल आ रही हैं, उसमें जिद्दत बिल्कुल आ रही है। गज़ल के जो मज़ामीन हैं उनमें भी आ रही है, और फिर नज़्म में बहुत ज़्यादा, क्योंकि गज़ल का थोड़ा पैरामीटर जो है वो मुश्किल है, उसका रदीफ़ और काफ़िए को निभाना। बिल्कुल। तो गज़ल जो है स्पेशली जो आज़ाद नज़्म जो है, आज़ाद नज़्म जो है उसमें बहुत जिद्दत आ रही है, और नसरी नज़्म में भी लोग बहुत आसानी से बहुत नए नए मज़ामीन तराश रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये क्रेडिट गोज़ टू आवर यंग जनरेशन कि वो उसको लेकर चल भी रहे हैं। अब लेकिन ये भी है कि हम अक्सर अब जब देख रहे होते हैं ना किसी शख्स को उदास देखते हैं, क्यों शायरी की तरफ लग गए हो, क्यों शायर बने बैठे हो, ये वाकई आपने सही बात की कि लेकिन ये चेंज हुआ है, परसेप्शन अब चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आप शायरी में तो इनकलाब भी है ना। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने, और दुनिया की जो तारीख़ है उसमें अभी वक्त नहीं है कि शायरों ने मसलन एक जर्मन शायर के बारे में कहते हैं कि उसने अपनी फ़ौजों के सामने ऐसे अशार पेश किए कि जो मोराल बिल्कुल उनका डाउन हुआ हुआ था वो उठे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इलाका जो वैसे वो फतह नहीं कर पा रहे थे तो अशार सुन के, और बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं। और इवन हम अपने 1965 की जंग में देखते हैं जी जी जिस जी तरह हाँ से बिल्कुल हमारे यहाँ उस वक्त अदब का काम और शेर शायरी और मेरी नगमे। आखिर में सर जो तहकीकी काम आपने किया, मैं ज़रूर चाहूँगा उस पर भी रोशनी डालेगा कि तहकीकी मज़ामीन किस अंदाज से लिखे आपने। अच्छा, मेरा जो वैसे तो शख्सियात मेरा पसंदीदा है। एक तो मैंने काबिल अजमेरी एक शायर थे जिनका बड़ा मशहूर एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो उन पे मेरा तहकीकी काम है। एक्चुअली मेरा एमफिल का थीसिस था उनके ऊपर, तो उसको फिर किताबी सूरत दी गई। एकेडमी ऑफ लेटर्स जो है अकादमी अदबियात पाकिस्तान, उनका एक सिलसिला है, तो उन्होंने उसको किताबी सूरत दी, काबिल अजमेरी शख्सियत व फ़न। इसके अलावा भी नात के एक बहुत बड़े शायर थे हफीज़ ताइब, उन पे मेरा काम है, मुसवदा अकादमी अदबियात में पहुंच चुका है, उस पर वो शाया होने वाला है। इसके अलावा जो मेरा ज़्यादा काम है शायरी से, फिर मैं तहकीक की तरफ जब निकला तो वफ़ियात निगारी एक सिन्फ है जिसमें जो फौत हो चुके हैं लोग उनके मुतालिक लिखा जाता है। ओके। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो हमारे आर्मी के राइटर्स थे और अब इस दुनिया से चले गए, तो उनके बारे में लिखा जाए। तो मेरी पहली किताब जो तहकीकी किताब है 2014 में आई थी, वो थी वफ़ियात अहले कलम असाकर पाकिस्तान। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि बहुत बड़े बड़े नाम जिनको हम नहीं जानते कि वो फ़ौज से थे। मुनीर न्याजी का नाम आपने सुना होगा, वो नेवी में सेलर थे, सिपाही थे। फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़ा नाम है, वो ISPR में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। चिराग हसन हसरत हैं, और कर्नल मोहम्मद ख़ान, ज़मीर जाफरी, ये तो मशहूर नाम है। ओके। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो वो मैंने कोई लगभग 200 लोगों के नाम निकाले, सही, जनरल से लेकर तो सिपाही तक, और इसमें एयर फोर्स और नेवी सभी लोग शामिल थे। तो वो वफ़ियात अहले कलम असाकर पाकिस्तान के नाम से मेरा पहला तहकीकी काम हुआ। फिर मैंने कहा कि हमारी जो औरतें हैं, शायरी में जब हम बात करते हैं तो उनके हुस्न व जमाल पे तो हम ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, लेकिन जो उनकी ज़हनी सलाहियतें हैं उसका हमें इदराक नहीं है, या उसका हम अप्रिशिएट उसको नहीं करते। तो फिर मेरी दूसरी किताब जो थी वो थी वफ़ियात अहले कलम पाकिस्तानी ख़वातीन, जो 1947 से लेकर, ये मेरी किताब आई थी 2016 में। तो 1947 से लेकर 2016 तक जो ख़वातीन फ़ौत हो चुकी थी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, किसी भी ज़बान में उन्होंने लिखा हो, सही, तो उनका डाटा मैंने मुरतब किया। अभी भी तकरीबन 200 से ज़्यादा ख़वातीन हैं माशाअल्लाह। फिर मैंने वफ़ियात अहले कलम उलमा के नाम से एक किताब मुरतब की, क्योंकि उलमा का भी बहुत बड़ा काम है। हम तो यही समझते हैं कि जो हमारे उलमा हैं वो सिर्फ मज़हब पे ही बात कर सकते हैं, वो साइंस पे भी बात कर सकते हैं, वो फ़ल्कियात पे भी बात कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी किताबें, 100 किताबें एक एक आलिम ने लिखी हुई हैं।
उसमें कुछ 650 लोगों का डाटा मैंने मुरतब किया, जो वफ़ियात अहले कलम पाकिस्तानी उलमा के नाम से मेरी किताब आई है। तो बस लगे हुए हैं जी इस तरह। माशाल्लाह, सो ग्लैड टू हियर अबाउट दिस। और बल्कि कभी कोशिश करेंगे कि हम इस काम से मुतालिक मज़ीद भी बात करें। एक जो किताब है उससे मुतालिक, जो कि आपने अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर ऐसे नाम जो कि बहुत बड़े बड़े नाम जिनसे मुतालिक बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या था, प्लस ख़वातीन की आपने बात की 1947 से लेकर 2016 तक, और उसके बाद जिस तरह से आपने उलमा की बात की कि वाकई बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि अमूमी राय होती है कि चाहे उलमा है तो शायद सिर्फ दीन की ही बात वो करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी तो देखते हैं अपने ही सोशल मीडिया पर, कोई डॉक्टर होता है लेकिन वो सियासत पर भी बात कर रहा होता है, मज़हब पर भी बात कर रहा होता है, डिफरेंट डोमेन से बात करते हैं, वहाँ तो उसकी एक्सेप्टेंस होती है। लेकिन जब हम किसी मजहबी शख्स के तो किसी और डोमेन पे बात करते हैं, लेकिन हम उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उसको। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, वक्त मुख्तसर था, आपने काम माशाल्लाह इतना ज़्यादा किया है कि उसे इस वक्त एक्सप्लेन करना खासा मुश्किल था, बट विल हैव यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, हमारा वक्त बड़ा मुख्तसर था, दोबारा आपसे मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। डू गिव अस योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।